हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया बच्चे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का एक बहुत ही बेहतरीन नया चैप्टर जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। बच्चे ये चैप्टर एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, चैप्टर नंबर 4 किस नाम से? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के नाम से। मैग्नेटिज्म से रिलेटेड टोटल 2 चैप्टर हैं आपके 12th क्लास में। आज हम पहला चैप्टर कर रहे हैं, उसके बाद आगे का चैप्टर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर का पहला लेक्चर है एंड पहला लेक्चर हमेशा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें पढ़ाए जाते हैं आपको बेसिक्स, आपको आपकी जो नींव है, आपका जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाता है, जो कि आपको आगे के सारे लेक्चर्स में बहुत हेल्प करेगा। तो बच्चे अपनी आँख, अपना कान और अपना दिमाग खोल के बैठ जाइए और ले आइए अपनी पेन और अपनी कॉपी, जो भी मैं बता रहा हूँ वो नोट करने के लिए। स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर। मैं हूँ वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। बच्चे बात आई कि सर जी इंट्रोडक्शन, सर जी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, उससे पहले हम ये पढ़ लें बच्चे कि जो करंट होता है एक्चुअली में कितनी तरीके के इफेक्ट शो करता है। करंट आप पढ़ चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, लेकिन करंट टोटल लगभग जनरली 3 तरीके के इफेक्ट शो करता है। सबसे पहला इफेक्ट है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, आपने उसमें पढ़ा था। किसी भी वायर में अगर हम करंट फ्लो कराते हैं तो वो हीटअप होने लगता है इलेक्ट्रॉन्स के आयन से टकराने की वजह से। इसे हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट या जूल्स हीटिंग इफेक्ट भी कहते हैं। दूसरा इफेक्ट होता है आपका केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में तो आपने बल्ब देखा कि इसकी एप्लीकेशन है कि बल्ब में करंट फ्लो कराएं, इसका फिलामेंट गर्म हो जाता है। दूसरा इफेक्ट बताया जा रहा है आपको केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, जो क्या होता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में अगर आप करंट फ्लो कराते हैं थ्रू 2 इलेक्ट्रोड्स, तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें केमिकल चेंजेस आते हैं। करंट फ्लो कराने से केमिकल चेंजेस आते हैं, नए कंपाउंड्स बन जाते हैं। इसी को हम कहते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। पॉजिटिव आयंस एक इलेक्ट्रोड पे चले जाते हैं, नेगेटिव आयंस दूसरी इलेक्ट्रोड पे चले जाते हैं। फिलहाल ये केमिस्ट्री की बात है। तीसरा इफेक्ट है करंट का, वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में क्या होता है बच्चे, अगर किसी भी वायर में करंट फ्लो कराया जाए, किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो कराया जाए तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ रखा है। जैसे आपने पढ़ रखा है बच्चे कि अगर किसी भी एक बैटरी के साथ एक हम आयरन नेल के ऊपर एक वायर बांध दें और उसको बैटरी के साथ ज्वाइन कर दें और स्विच ऑन करने पे जैसे ही इस वायर में, इंसुलेटेड कॉपर वायर में करंट फ्लो करता है, तो आपने देखा है कि ये जो आयरन नेल है ये स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन को, ये स्टील को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो बच्चे ये क्यों होता है, ये आपने पढ़ा है कि जैसे ही इस वायर में करंट फ्लो करते हैं, ये जो आयरन नेल है ये खुद मैग्नेटाइज हो जाती है, जिसकी वजह से ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगती है, तो और स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है। व्हेन करंट इज पास थ्रू एन इंसुलेटेड कॉपर वायर वूंड ऑन आयरन नेल देन इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। यही हमें इस चैप्टर में डिटेलिंग में पढ़नी है कि किसी वायर में अगर करंट फ्लो कराया जाए तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो किस तरीके की बनती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसकी शेप क्या होती है। अलग अलग तरीके के वायर ले लें, जैसे स्ट्रेट वायर ले लें, सर्कुलर वायर ले लें, कॉइल ले लें, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड्स की शेप क्या क्या होगी, उनके फॉर्मूले क्या क्या होंगे, इस पार्ट में हमने वही चीज़ पढ़नी है। लेकिन आगे प्रोसीडने से पहले कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे बनती है, उससे पहले मैग्नेटिक फील्ड की तो बात कर लें, कुछ बेसिक बातें कर लें। मैग्नेट क्या होती है, कितनी तरीके की होती है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो कैसी क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन क्या ली जाती है, उसकी शेप क्या होती है, वगैरह वगैरह चीज़ें। फिर हम बढ़ेंगे बहुत जल्दी से मेन अपने चैप्टर पे। बात आई मैग्नेट क्या होती है, सिंपल सी बात है प्यारे। मैग्नेट क्या होती है, कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ अट्रैक्टिंग मैग्नेटिक सब्सटेंसेज लाइक स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, कॉपर,
निकेल, स्टील, ऐसी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं मैग्नेट। मैग्नेट कई शेप्स की होती है, अलग अलग साइजेस में अवेलेबल होती है, डिपेंडिंग कि हमें कहाँ यूज में लानी है उसके हिसाब से उसके शेप साइजेस डिसाइड होते हैं। जैसे कि ये यू शेप्ड मैग्नेट है, हॉर्स शू मैग्नेट, डोनट मैग्नेट, डिस्क मैग्नेट, है ना, बार मैग्नेट सबसे ज्यादा आपने देखा होगा यूज होती है। ये अलग अलग शेप्स की मैग्नेट्स होती हैं। फिलहाल मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज होती है बच्चे? मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? कोई भी एक मैग्नेट होती है बच्चे, मैग्नेट के आसपास अगर आप कोई आयरन का ऑब्जेक्ट रख दें, मैग्नेटिक सब्सटेंस रख दें, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक सब्सटेंस? कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सके उसे हम मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। मैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब मैग्नेट नहीं होता, वो क्या होता है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सके उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस, जैसे कि आयरन, कॉपर, स्टील वगैरह वगैरह। तो बच्चे जैसे मान लें ये एक इस तरीके से मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। अगर इसके पास में एक आयरन की नेल रख दूं यहाँ पे, तो ये आयरन की नेल इससे अट्रैक्ट हो जाएगी? हो जाएगी। इसके पास यहाँ पे मैं रख दूं एक आयरन की नेल, इससे अट्रैक्ट हो जाएगी? हो जाएगी। यहाँ रख दूं, अट्रैक्ट हो जाएगी? हो जाएगी। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर ले जाके रख दूं एक आयरन की नेल, अट्रैक्ट हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस गिवन मैग्नेट के चारों तरफ एक ऐसा रीजन होता है, एक ऐसा स्पेस होती है जिस स्पेस में कोई भी दूसरा मैग्नेटिक सब्सटेंस रखा जाए तो उस मैग्नेटिक सब्सटेंस पे इस मैग्नेट की वजह से फोर्स लगे, तो इस मैग्नेट के चारों तरफ का वो स्पेस, वो रीजन जिसमें दूसरा मैग्नेटिक सब्सटेंस फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, उस रीजन को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। नाम से पता लग रहा है फील्ड, फील्ड का मतलब एक रीजन सराउंडिंग द मैग्नेट। ठीक है प्यारे? अच्छा, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड खुद एक मेजरेबल क्वांटिटी है। किस फॉर्मूले से मेजर करेंगे वो हम आगे देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड आप इवन बता भी सकते हो कि कहाँ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। अगर एक पॉइंट मैं ये ले लूँ A, एक पॉइंट ये ले लूँ B और एक पॉइंट ये ले लूँ C, तो आप देखिए A, B और C में से अगर पूछूं मैं आपसे कौन से पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे सर बी। क्यों? बी पॉइंट जो है मैग्नेट के सबसे ज्यादा करीब है। जितना दूर जाते जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या कभी कभी सिंपली मैग्नेटिक फील्ड भी बोल देते हैं, दूर जाने से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाती है, पास में ज्यादा होती है, इसलिए बी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे। फिलहाल मैग्नेट, जैसे फोर्स का सिंबल F, इलेक्ट्रिक फील्ड का E, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय B। B से इसे डिनोट किया जाता है। आगे इसकी स्टडी करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था वेक्टर क्वांटिटी, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं, इससे पहले ये नोट कर लीजिए। बोले मैग्नेटिक फील्ड क्या है? स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट in which its magnetic force is exerted। इंटेंसिटी मेजरेबल क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होता होगा। किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर आपको निकालना है, सारी चीजें 10th क्लास में पढ़ी हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, आगे इसकी यूज बार बार आएगा। देखिए, अगर ये कोई मैग्नेट है, इसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो आप क्या रखोगे? उस पॉइंट पे एक नॉर्थ पोल रख के देखोगे। नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वही डायरेक्शन किस चीज का होगा? मैग्नेटिक फील्ड का। जैसे इस साउथ की वजह से बताओ, ये नॉर्थ पोल अगर यहाँ पे रख के देखें तो साउथ से अट्रैक्ट होगा इस डायरेक्शन में, तो यही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, बी वेक्टर से डिनोट करेंगे। ऐसे ही अगर इस पॉइंट पे पूछूं मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा, तो आप यहाँ पे आइसोलेटेड हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल रख के देखिए कहाँ मूव करेगा। इस नॉर्थ से ये नॉर्थ रिपेल होगा, इस तरफ मूव करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया ये। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला जाएगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज गिवन बाय डायरेक्शन ऑफ फोर्स
एक्टिंग ऑन हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल वहां पे रखना पड़ेगा। जैसे आपको याद हो कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालते थे, एक प्लस चार्ज है, इस प्लस की चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछें तो वहां पे एक टेस्ट चार्ज रखते थे। कौन सा टेस्ट चार्ज? प्लस वाला टेस्ट चार्ज रख के देखते थे, वो जहां जाएगा इसकी रिपल्शन की वजह से यही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अगर माइनस चार्ज की वजह से निकालें तब भी जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां पे एक टेस्ट चार्ज रख के देखते थे पॉजिटिव, वो किस तरफ जाएगा? इससे अट्रैक्ट होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पॉइंट पे डायरेक्शन इसकी वजह से ये हो जाएगा, इसकी वजह से ये हो जाएगा। जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज रख के देखते हैं, ऐसे यहाँ पे नॉर्थ पोल रख के देखते हैं। वर्ड यूज हुआ है हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल इसलिए वर्ड यूज हुआ है बच्चे क्योंकि जैसे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को तो हम अलग अलग कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव को आइसोलेट कर सकते हैं, लेकिन इसी यूनिट में हम आगे पढ़ेंगे कि मैग्नेट के जो दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसे हम अलग कभी भी नहीं कर सकते कि आप बोलो सर बीच में से काट दो, नॉर्थ अलग हो जाएगा, साउथ अलग हो जाएगा, और वो जो नॉर्थ अलग होके आया वो सर यहाँ रख दो। नहीं, ऐसा प्रैक्टिकली हो ही नहीं सकता कि नॉर्थ उठा के यहाँ रखा जा सके, हो नहीं सकता। लेकिन अगर आपको डायरेक्शन निकालना है तो मानना पड़ेगा कि नॉर्थ पोल यहाँ रखा है। एक्चुअली में ऐसा हो नहीं सकता, मान रहे हैं इसलिए वर्ड यूज हुआ है हाइपोथेटिकल, यानी जो मानते हैं ऐसा होता नहीं है। ठीक है, हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल यहाँ रख के जिस डायरेक्शन में जाएगा वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? फिलहाल बात आई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं प्यारे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द पाथ्स along which a north pole, hypothetical north pole would tend to move if it is free to do so। कहने का मतलब ये, जैसे मान लें बच्चे इस तरीके से ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का एक साउथ पोल है। अगर यहाँ पर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछूं, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछूं, तो यहाँ क्या रख के देखोगे? नॉर्थ पोल रख के देखोगे। नॉर्थ पोल रख के देखो कहाँ जाएगा? इससे रिपेल होगा, इससे अट्रैक्ट होगा, तो ये साउथ की तरफ इस तरीके से ऐसे मूव करेगा। यहाँ पे रखें तो कहाँ जाएगा? ऐसे मूव करेगा, नॉर्थ से रिपेल होके इस तरफ जाएगा। ऐसे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर मैं पूछूं, वहाँ नॉर्थ रख के देखिए कहाँ जाएगा? इस नॉर्थ से रिपेल होके साउथ की तरफ अट्रैक्ट होके ऐसे जाएगा। तो ये मैंने लाइनें बना दी इस तरीके से, ये पाथ बना दिए, जिस पाथ पे नॉर्थ पोल मूव करने की कोशिश करेगा अगर उसे छोड़ दिया जाए खुला, तो यही जो पाथ्स होते हैं, इमेजिनरी पाथ्स along which a isolated north pole would tend to move if it is free to do so, इन्हीं पाथ्स को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आप ये देखिए, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल अगर इस तरीके से थे तो ये इसके बीच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की शेप ऐसे होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट भी हो सकती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर्व्ड भी हो सकती हैं। जैसे कि बच्चे आपने देखा कि यहाँ पे अगर दो पैरेलल पोल्स हैं इस तरीके से, तो इसके बीच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की शेप स्ट्रेट होगी। लेकिन अगर आप एक बार मैग्नेट की बात करें बच्चे, जैसे ये बार मैग्नेट है, 10th क्लास में पढ़ा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ रन करती हैं और इनकी शेप कर्व्ड होती है। जैसे ये स्ट्रेट मैंने बनाई है, ऐसे ही कर्व्ड होती है। बात आई कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर स्ट्रेट हैं, अगर कर्व्ड हैं, स्ट्रेट हैं, तो उनकी क्या डायरेक्शन होगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दो अलग अलग बातें हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो पाथ हैं जिन पाथ पे एक नॉर्थ पोल मूव करने की कोशिश करेगा जब छोड़ दिया जाए। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जब पूछी जाती है तो किसी भी एक पॉइंट पे पूछी जाती है। अगर हम इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलरेडी बनी हुई हैं और उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछें, तो आप उस पॉइंट पे कैसे बताओगे? अगर स्ट्रेट लाइंस हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो जाएगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट हैं। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर्व्ड हैं तो किसी भी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बताओगे? उस पॉइंट पे टेंजेंट बना के। ये सब चीजें भी आपने 10th क्लास में पढ़ रखी हैं, इसलिए थोड़ा मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं, हालांकि यूज इस चैप्टर में भरपूर आना है। ठीक है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है अगर हमें, तो इस पॉइंट पे आप टेंजेंट बनाएंगे। दिस टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ऑन दैट पॉइंट। तो देखिए, नोट कर लीजिए, कह रहे हैं ये दे आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? दे आर द इमेजिनरी पाथ्स। ये पूरा मैंने बता दिया। ये कर्व भी हो सकते हैं, स्ट्रेट भी हो सकते हैं। ये हमेशा कहां से कहां रन करती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? दे रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल।
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर स्ट्रेट हैं तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एंड इफ they are curved then the direction of magnetic field is given by tangent at that point, tangent at that point, उस पॉइंट पे आप टेंजेंट बना के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है प्यारे, पॉज करके जल्दी से इसे नोट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है प्यारे, आ जाइए अपने मेन टॉपिक पे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो चैप्टर का नाम है कि कहीं पे भी अगर करंट फ्लो करता है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनती ही बनती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक सेल लिया, सेल से एक वायर जो है बल्ब से कनेक्ट किया, ये इस तरीके से वायर लिया हमने इंसुलेटेड कॉपर वायर का, बैटरी से जोड़ दिया, सर्किट कंप्लीट हो गया। इस वायर को में जब करंट स्विच ऑन करके करंट को फ्लो कराया गया तो इसके नीचे रखा हुआ एक मैग्नेटिक कंपास, जिसका एक नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है, हम देखेंगे कि जैसे ही करंट फ्लो करेगा इस वायर में वैसे ही मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट होगा। मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट होगा, इसका मतलब ये है कि इस वायर के चारों तरफ करंट फ्लो कराने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनी होगी, जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्ट हुआ। ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होता है, इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म बने इस फिनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जो 10th क्लास में आपने देखा होगा, इस तरीके से ये वायर है, वायर में करंट फ्लो कर रहा है ऊपर चाहे नीचे, तो इसके चारों तरफ ये जो मैंने बनाई है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई हैं, जो गोल गोल कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म्स में बनती हैं। कैसे बनती हैं इसकी डिटेलिंग हम आगे करने वाले हैं, लेकिन बात ये आई कि ये वाली बात कि प्रोडक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर गिव्स राइज टू मैग्नेटिक फील्ड, प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ करंट, ये सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? बच्चे 1820 में भाई साहब हमारे फिजिसिस्ट थे हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड, इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन करी। हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने 1820 में ही ऑब्जर्व दैट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ वायर देन मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। सबसे पहली बार इन्होंने ही बताया, इन्होंने इस तरीके से यहाँ पे एक वायर लिया, इस तरीके से मेटल की रॉड ली, ये हुक इस तरीके से लगे हुए थे, ये मैग्नेटिक कंपास लिया इन्होंने इस तरीके से, जो मैग्नेटिक कंपास का एक नॉर्थ और ये इस तरीके से साउथ, जो जस्ट वायर के नीचे रखा था, जो इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर सकता, रोटेट कर सकता था। एक इसके नीचे इस तरीके से इन्होंने मेटल की रॉड ली, जिसमें भी इस तरीके से हुक लगे हुए थे। अभी इन्होंने क्या किया, यहां जो रॉड थी इसमें वायर के थ्रू इस तरीके से करंट फ्लो कराया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो करंट फ्लो हुआ इसमें इस तरीके से। जैसे ही करंट फ्लो कराया तो इन्होंने देखा कि भैया ये जो मैग्नेटिक कंपास इस तरीके से इसकी नीडल रखी हुई थी, ये नीडल डिफ्लेक्ट हो गई। बोले अरे ये क्या हो रहा है, अरे करंट फ्लो कराने से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, अरे देखो ये मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट हो रहा है। ये तो तभी डिफ्लेक्ट हो सकता है कि इसके चारों तरफ, वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनी हो। अभी इस समय के लिए अगर मैं ये बात बोल रहा हूं तो आपके लिए ये एक बहुत ही छोटी बात होगी कि अरे सर बनती तो है, पता तो है कि करंट फ्लो कराएंगे मैग्नेटिक फील्ड बनती है, बचपन से पढ़ रहे हैं सर 10, 9, 10th क्लास। लेकिन सोचो उस इंसान के लिए जिसने सबसे मैग्नेटिक फील्ड पता ही नहीं था कि मैग्नेट के अलावा कहीं और से भी बन सकती है, उसने सबसे पहले ये बात डिस्कवर करी कि करंट फ्लो कराया, कंपास डिफ्लेक्ट हो गई। कितनी आश्चर्यजनक बात रही होगी। उन्होंने इस पे स्टडी करी तो बताया कि भैया करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। एक बात और देखिए, यहाँ पे ऊपर भी वायर लगा रखा है, एक नीचे भी वायर लगा रखा है। जैसे ऊपर वाले वायर में अगर करंट फ्लो कराया तो उसके नीचे मैग्नेटिक कंपास अगर लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, इस तरीके से मेरे लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, तो नीचे वाले वायर में करंट फ्लो कराने से राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ। ऐसा क्यों हुआ वो हम इसी लेक्चर में आगे डिस्कस करने वाले हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि इस वायर में जब करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक कंपास इसके नीचे रखा है, जबकि इसमें जब करंट फ्लो कर रहा है उस केस में मैग्नेटिक कंपास इसके ऊपर रखा है। अब कहाँ रखा हो, ऊपर रखा हो, नीचे रखा हो, तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनेगी, ये किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, उसके अपने रूल्स हैं। फिलहाल इनके जो एक्सपेरिमेंट था थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। एक्सपेरिमेंट में देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस तरीके से ये ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में वायर लिया था इन्होंने, वायर में
ऊपर नीचे इन्होंने मैग्नेटिक कंपास रखा किस तरीके से, देखिए पहले तो ये बात कर लें कि मान लें ये नॉर्थ की तरफ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट और ये साउथ, नॉर्थ इस तरफ है। आपको मालूम है कोई भी मैग्नेटिक कंपास को अगर फ्रीली सस्पेंड कर दें, छोड़ दें, तो उसकी जो मैग्नेटिक नीडल है वो अपने आप अर्थ के नॉर्थ की तरफ अलाइन हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, ये आगे के लेक्चर्स में एक टॉपिक है जिसमें हम अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, लेकिन ये 10th में पढ़ाया गया कि किसी भी मैग्नेट को, चाहे मैग्नेटिक कंपास की नीडल को सस्पेंड किया जाए तो उसका नॉर्थ पोल हमेशा अर्थ के नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है। तो अगर मैग्नेटिक कंपास यहाँ पे रख दिया जाए कहीं भी, तो मैग्नेटिक कंपास के अगर दो पोल्स हैं इस तरीके से, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो इसका नॉर्थ हमेशा अर्थ के नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा, इसका साउथ हमेशा अर्थ के साउथ की तरफ पॉइंट करेगा। तो इसी तरीके से इन्होंने ये यहाँ पे एक मैग्नेटिक कंपास लिया जिसका नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा था। इसके ऊपर इन्होंने, ये नीचे कंपास है, इसके ऊपर इन्होंने वायर रखा, उस वायर को बैटरी और की और रियोस्टेट से ज्वाइन करके जब की ऑन करी इन्होंने तो क्या देखा, देखिए अभी तो की ऑफ है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक कंपास जो है वो अर्थ के नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होने की वजह से। लेकिन जैसे ही करंट फ्लो कराया गया, इसमें देखिए स्विच ऑन करके करंट फ्लो कराया गया, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला, ये करंट गया इस तरीके से, तो इन्होंने देखा अरे इसके वायर के पीछे, नहीं वायर के नीचे रखा हुआ जो मैग्नेटिक कंपास है, वायर ऐसे है, मैग्नेटिक कंपास ऐसे रखा है, तो मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट हो गया, देखो इस तरफ लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। बोले अरे भैया वायर से करंट फ्लो कराने पर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। और तो और इन्होंने जब करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट कर दी, ये देखिए इस वाले में बैटरी इधर पॉजिटिव थी इधर नेगेटिव थी, बैटरी के टर्मिनल्स ऑपोजिट कर दिए। अब की बार करंट ऐसे आ रहा था, लेकिन इस बार करंट ऐसे 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 करंट उल्टा जाने लगा। तो देखिए मैग्नेटिक कंपास पहले इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ था, लेकिन अब की बार इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे से ऐसे हो गया। इसका मतलब ये है कि करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट करने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है, मैग्नेटिक फोर्स जो इस पे लगती है वो भी ऑपोजिट हो जाती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन करंट की डायरेक्शन। फिर इन्होंने क्या किया, अभी आप देखिए इस केस में वायर ऊपर था और मैग्नेटिक कंपास नीचे था, तो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ था। अब की बार इन्होंने जो मैग्नेटिक कंपास है ये वायर के ऊपर रख दिया, और जब ऊपर रख दिया तो देखा ऑब्वियसली नीचे रखने से लेफ्ट डायरेक्शन में, ऊपर रखने से राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुआ। ऑब्वियसली नीचे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग होगी, ऊपर ऑपोजिट होगी। तो देखिए यहाँ पे ऐसा क्यों, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वो तो रूल्स आते रहेंगे, अभी पता चलेगा। लेकिन देखिए करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, लेकिन ये डॉटेड लाइन से बनाइए, इसका मतलब वायर के पीछे रखी थी, वायर के नीचे रखी थी। यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास वायर के ऊपर आ गई, तो यहाँ पे लेफ्ट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुई। तो ये हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड थे, इन्होंने ही सबसे पहले इसके बारे में डिस्कवरी करी थी। इससे रिलेटेड एक क्विज क्वेश्चन आएगा आखिरी में, और मुझे देखना है कौन आंसर करेगा, इसलिए आखिरी तक ध्यान से सुनते रहिएगा। तो ये तो आप समझ गए, लेकिन ये जो डायरेक्शन है, आपने देखा कि डायरेक्शन ऑपोजिट हो रहा है, नीचे रखी है तो लेफ्ट हो रही है, ऊपर रखी है तो राइट हो रही है। करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट करने से भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट हो रही है, डिफ्लेक्शन ऑपोजिट हो रही है। तो ये डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन कैसे निकाला जाए जब करंट कैरिंग वायर के पास कोई मैग्नेटिक कंपास रखा है, उसके लिए एक रूल बनाया गया। कौन सा रूल? एम्पियर्स स्विमिंग रूल। बच्चे ये मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, बोर्ड्स में तो ये नहीं आएगा, बट हाँ कंपटीशन में कहीं से कुछ भी आ सकता है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये एक इंपॉर्टेंट है। समझिए क्या, यहाँ पे वही मैंने डायग्राम बनाया है, इस तरीके से नॉर्थ है, तो देखिए जो मैग्नेटिक कंपास यहाँ पे इस तरीके से रखा हुआ है, ये इसका नॉर्थ पोल है, तो अर्थ की मैग्नेटिज्म की वजह से इसका नॉर्थ पोल इस तरफ पॉइंट करेगा। बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर पिछले वाले केस में जब आपने करंट फ्लो कराया था तो मैग्नेटिक कंपास यहाँ पे इस तरीके से था, लेकिन करंट फ्लो कराने पे डिफ्लेक्ट हो गया। मैग्नेटिक कंपास अर्थ की वजह से इस डायरेक्शन में था, लेकिन क्या करंट फ्लो कराने से इधर क्यों आया? सर मैग्नेटिक कंपास सीधे रहना चाहिए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो बेटा आपको बता दूं, यहाँ पे इसके ऊपर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी एक्ट कर रही होगी, और यहाँ करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो भी एक्ट कर रही होगी, लेकिन करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो
अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बहुत कमज़ोर होती है इसके कंपैरिजन में करंट की मैग्नेटिक फील्ड से, जिसकी वजह से इस पे जो इफेक्ट पड़ता है वो सिर्फ करंट की मैग्नेटिक फील्ड का पड़ता है जब करंट फ्लो हो रहा होता है, ना कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है प्यारे, फिलहाल तो बात आई कि इस तरीके से ये यहाँ पे अपने आप अलाइन हो गई है साउथ से नॉर्थ। ये देखिए एक आदमी है यहाँ पे, ये आदमी बताने वाला है कि ये जो मैग्नेटिक कंपास है ये किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। मैग्नेटिक कंपास इस तरीके, ये वायर है और ये वायर है इस तरीके से, अब की बार ये जो हमने इस तरीके से लिया है वायर है और नीचे मैग्नेटिक कंपास रखा है जो इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो सकता है। अब वायर में जब करंट फ्लो करेगा आगे की तरफ या पीछे की तरफ, तो ये नीचे रखा मैग्नेटिक कंपास लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा या राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। वही ये एम्पियर स्विमिंग रूल बताता है। कैसे बताता है, देखिए एम्पियर स्विमिंग रूल ये कहता है कि इमेजिन अ मैन स्विमिंग अलोंग द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। मान लें कोई भी एक वायर है इस तरीके से, ये वायर था, वायर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक कंपास जिस डायरेक्शन में आके रुका है अपने आप अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उसी के ऊपर एक वायर रखा, उस वायर में करंट फ्लो कर रहा है जिस डायरेक्शन में, एक आदमी उसी डायरेक्शन में अगर स्विमिंग करता हुआ जाए इस तरीके से कि उसका फेस नीचे की तरफ वायर की तरफ हो, वायर नीचे है तो वायर की तरफ उसका फेस ऐसे ऐसे हो, तो बोले वायर के नीचे रखा हुआ जो मैग्नेटिक कंपास है वो किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, इट विल डिफ्लेक्ट ऑलवेज टुवर्ड्स हिज लेफ्ट साइड। ध्यान से पढ़ो क्या बोल रहे हैं, इमेजिन दैट मैन स्विमिंग अलोंग द वायर, वायर के अलोंग स्विम कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में फ्लो स्विम कर रहा है, with his face turned downward, फेस नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक नीडल की तरफ है, then the north pole of the needle will get deflected towards his left hand, हमेशा लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट होगी ऑलवेज। अगर इससे नहीं समझ पा रहे हैं तो इससे समझिए, इस वाले डायग्राम के लिए मैंने नॉर्थ इधर बनाया था, वेस्ट ईस्ट ऐसे बनाया था, लेकिन यहां पर क्या बनाया, ऊपर की तरफ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे बना दिया है। तो देखिए मान लें कि मैग्नेटिक का कंपास तो अपने आप इस तरीके से आके नॉर्थ डायरेक्शन में रुक जाएगा, लेकिन करंट फ्लो करने पर ये किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, अगर ये वायर के पीछे रखा है, वायर ऐसे है और कंपास ऐसे नीचे रखा है और हम उसके ऊपर हैं, तो देखिए करंट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है इस तरीके से, तो ये जो आदमी था ये भी ऐसे स्विमिंग करता हुआ करंट के डायरेक्शन में जा रहा है विद हिज फेस डाउनवर्ड। तो जिस तरफ उसका लेफ्ट हैंड होगा, मैग्नेटिक कंपास इधर से लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। और अगर इसका उल्टा कर दें, अगर आदमी जो है करंट के उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, देखिए करंट के उल्टे डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में ही जाएगा, लेकिन अब की बार करंट ऊपर था, अब की बार करंट नीचे आ गया, तो देखिए करंट इस तरीके से नीचे आ गया, तो हमेशा आप देखिए करंट नीचे आ गया तो मैग्नेटिक कंपास किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, जो मैग्नेटिक कंपास ऐसे रखा हुआ था हमेशा उसके लेफ्ट की तरफ ही डिफ्लेक्ट होगा। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, या इसको याद रखने का एक नेमोनिक भी है कि हाउ टू रिमेंबर द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, उसके लिए एक वर्ड याद रख लीजिए, स्नो से कर सकते हैं। कैसे, एस का मतलब है साउथ, एन का मतलब है नॉर्थ, ओवर वेस्ट। अभी क्या है, इट इंडिकेट्स दैट इफ करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, करंट जो है मान लें साउथ से नॉर्थ जा रहा है, करंट जो है साउथ से नॉर्थ, जैसे इस वाले वायर में करंट साउथ से नॉर्थ जा रहा है, एस टू एन जा रहा है, एंड द वायर इज हेल्ड ओवर द नीडल, नीडल के, ये नीडल थी, नीडल के ऊपर ओवर रखा हुआ है वायर, तो नीडल विल ऑलवेज गेट्स डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। जैसे इसमें देखिए इस तरफ डिफ्लेक्ट हुई थी, किस तरफ, जिस तरफ वेस्ट है। फिर से अगर करंट साउथ से नॉर्थ जा रहा है और वायर ओवर द नीडल रखा है, तो नीडल विल ऑलवेज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, ओके प्यारे। अभी बात आई आपके नेक्स्ट लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, बायो-सेवर्ट्स लॉ। बायो-सेवर्ट्स लॉ एक ऐसा लॉ है जिसके बेसिस पे ही आगे हम मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशंस निकालने वाले हैं कि स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड r डिस्टेंस पे कितनी बनेगी, सर्कुलर वायर की वजह से कितनी बनेगी, सोलेनॉइड की वजह से, टोरॉइड की वजह से, वगैरह वगैरह निकालने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशंस निकालने के लिए बायो-सेवर्ट लॉ का ही यूज़ होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए बायो-सेवर्ट लॉ क्या है। अब कोई चीज़ें
ऐसी स्टार्ट हो रही हैं जो आपने 10th क्लास में नहीं पढ़ी हैं। अभी तक जो था 10th क्लास में आपने काफ़ी कुछ पढ़ रखा था। बच्चे बायो सेवर्ट लॉ क्या है, ये दो हमारे फिजिसिस्ट थे बायो और सेवर्ट, इन दोनों ने मिलके किसी भी एक वायर में अगर करंट फ्लो कराया जाए तो उससे मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये तो बताया जा चुका था पहले ही, हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने बता दिया था, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनती है, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उसकी यूनिट वगैरह वगैरह सारी चीज़ें बायो सेवर्ट्स लॉ से पता चली। इन्होंने क्या बोला, बनाते जाइएगा साथ साथ में, इन्होंने कहा मान लें ये एक इस तरीके से वायर है, ये देखिए मैंने इस तरीके से एक वायर बना लिया जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I, ठीक है। इस वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अगर हमें किसी भी एक पॉइंट पे, लेट से इस पॉइंट पे P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इस छोटे से लेंथ एलिमेंट की वजह से, मान लें ये छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लें dl, इस छोटे से लेंथ एलिमेंट में कुछ ना कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा, कितना I, इसकी वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़े P पॉइंट पे जो कि इससे r डिस्टेंस पे है, जो कि वायर से ये वाली जो लेंथ है अगर थीटा एंगल बना रही है, तो इन्होंने कहा कि भैया इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी डिनोट करेंगे उसे, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है B, कैपिटल B। अगर पूरे वायर से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे B बन रही है तो छोटे सा लेंथ एलिमेंट लिया है हमने, करंट का लेंथ एलिमेंट लिया है dl, इस लेंथ एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी, छोटी सी, पूरे वायर की वजह से B, छोटे से पार्ट की वजह से छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड जिसे डिनोट करेंगे dB से। बोले ये जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, ऑब्वियसली सबसे पहले तो ये डिपेंड करेगी I पे, जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जितना ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जितनी बड़ी लेंथ होगी प्यारे ऑब्वियसली उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। जरा सा नन्ना सा वायर ले लो तो उससे कम बनेगी, बड़ा वायर लोगे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तीसरा बोले भैया इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, ये जो थीटा एंगल है इसके साइन पे डिपेंड करेगी, ठीक है। और चौथा, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस जितना ज़्यादा होता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम होती जाएगी। ये जो लॉ होता है इसे हम कहते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती थी, यहाँ पे भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ ओबे करती है। इन चारों फैक्टर्स को अगर मिला दें प्यारे तो ये बन जाएगा dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, इज इक्वल टू लगेगा, एक कांस्टेंट लगेगा, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है बच्चे के, जिसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंट से जब निकाली गई, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ लिख दे रहे हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिसकी वैल्यू जब निकाली गई तो यहाँ पे निकल के आई हेयर k इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जिसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, निकली 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। बोले सर ये कहाँ से निकल के आई, तो बेटा ये कांस्टेंट की वैल्यू एक्सपेरिमेंट से निकाली जाती है। कैसे निकाली जाती है, इट इज़ द आउट ऑफ स्कोप ऑफ आवर सिलेबस। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि इसकी वैल्यू ये होती है। जैसे कूलम्स लॉ में भी हमने k की वैल्यू 1/4 पाई अपसाइलम नॉट ली थी, यहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, वहाँ अपसाइलम नॉट होता था एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पे एक नई टर्म आ गई है म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या होता है वो मैं लिख दे रहा हूँ, वेयर म्यू नॉट इज नोन एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी, नहीं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये बेटा एक कांस्टेंट होता है जो मीडियम टू मीडियम डिपेंड करता है। अगर हमने यहाँ कुछ नहीं लिखा इसका मतलब यहाँ वैक्यूम ली गई है, तभी यहाँ पे म्यू नॉट लगाया गया है दिखाने के लिए कि वैक्यूम है, फ्री स्पेस है। ये एक ऐसा कांस्टेंट होता है जो मीडियम टू मीडियम डिपेंड करता है, और इस कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उस मीडियम के लिए मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ज़्यादा होगी। देखिए यहाँ पे अगर dB में k की जगह हम डाल दें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा,
अपॉन आर स्क्वायर, तो ये म्यू नॉट डिनोट कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड हम वैक्यूम में निकाल रहे हैं। अगर वैक्यूम की बजाय कोई दूसरा मीडियम होगा, वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, तो यहाँ म्यू नॉट की बजाय क्या लिख देंगे, म्यू लिख देंगे, जहाँ पे म्यू का मतलब होगा उस मीडियम की परमिएबिलिटी। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा म्यू होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में ध्यान करो, 1/4 एप्सिलॉन नॉट आता था, Q1 Q अपॉन आर स्क्वायर आता था। यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन होता था, परमिटिविटी जितनी ज़्यादा है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ उल्टा है। फिलहाल ये फॉर्मूला आपके पास आ गया, जिस फॉर्मूले से हम मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ये तो छोटी सी लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी, और अगर हमें टोटल वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी, जो हम आगे करेंगे, तो इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ताकि टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाए। कैसे, वो आगे देखेंगे। फिलहाल इसकी यूनिट कहाँ से आई वो भी अभी देख रहे हैं। फिलहाल पहले ये कर लें बेटा कि ये जो है वेक्टर, क्योंकि ये एक मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसे वेक्टर फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। कैसे, आप देखिए, क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल इंटू आर साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर की जगह आर क्यूब लिख सकते हैं। मैंने ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर तो आर बन गया, नीचे आर क्यूब बन गया। बोले सर काहे को किया ऐसा? ऐसा इसलिए किया बेटा, जैसे आपने पढ़ा है ए बी साइन थीटा, वेक्टर्स में आपने पढ़ा है ए बी साइन थीटा को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ए बी साइन थीटा। यहाँ पे भी ए बी साइन थीटा बनाने के लिए मैंने ऊपर नीचे आर से किया। आई तो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो दो वेक्टर क्वांटिटीज लेने के लिए मैंने ऊपर आर लगाया है, ताकि हम इसे कैसे लिख सकें बेटा, ये ए है ये बी है, ए बी साइन थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, ए क्रॉस बी डी एल क्रॉस आर। ठीक है, देखो ए बी साइन थीटा को ऐसे इस तरीके से लिखा जा सकता है, डीएल क्रॉस आर करेंगे, क्रॉस की जगह साइन ही आएगा, अपॉन आर क्यूब। तो ये बन गया आपका डी बी, जबकि जब हमने यहाँ पे वेक्टर लगा दिए तो यहाँ पे भी वेक्टर लग जाएगा। तो ये लीजिए, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमने लिख दिया इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म होगा तो बेटा यहाँ आर क्यूब आएगा, ध्यान रखना आर स्क्वायर नहीं लिख देना, यहाँ पे डीएल क्रॉस आर आएगा। बोले अच्छा सर तो फिर वेक्टर क्वांटिटी है सर, तो इसका डायरेक्शन भी होगा मैग्नेटिक फील्ड का। हाँ बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का निकालने के लिए डायरेक्शन के रूल्स भी होते हैं, कई आगे हम रूल पढ़ेंगे, जैसे मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल पढ़ेंगे, कॉर्क स्क्रू रूल पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो इसकी डायरेक्शन हम कौन से रूल से निकाल सकते हैं? याद करो, जब भी, ध्यान रखना, जब भी जहाँ भी क्रॉस प्रोडक्ट अगर आ रहा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट अगर आ रहा होगा, तो आप एक रूल बिना सोचे समझे लगा सकते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट। कौन सा रूल? क्रॉस प्रोडक्ट के लिए रूल रखता है राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है? वो ये कहता है कि जैसे ये डीएल है बच्चे, ये आर है, तो डीएल के डायरेक्शन में अपना राइट हैंड इस तरीके से खोलेंगे, डीएल के डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स रखेंगे, पहले जो भी वेक्टर लिखा है उसके डायरेक्शन में फिंगर्स रखेंगे, और फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में फिंगर्स रखेंगे। जो भी बाद में वेक्टर रखा है उसके डायरेक्शन में अपने पाम को रोटेट करेंगे, सेकंड वेक्टर के डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में आपका थंब होगा वो डायरेक्शन देगा ये इस डीबी का, थंब से हमें इसका डायरेक्शन मिल जाएगा। अब इसका मतलब समझिए कि क्या है, जैसे यहाँ पे मान ले मैं वायर को थोड़ा सा, चलिए इस तरीके से डीएल लिया है, डीएल वेक्टर, डीएल की ये डायरेक्शन हो गई। सिंपल सा ले लेता हूँ, जैसे ये वायर है इस तरीके से, मान लें ये छोटी सी लेंथ है, ये छोटी सी लेंथ है डीएल, ठीक है, ये पॉइंट है आर, सॉरी ये पॉइंट है पी, और ये है आर, ठीक है। तो ये डीएल वेक्टर हो गया, और आर इस डायरेक्शन में है तो ये आर वेक्टर हो गया। तो आप क्या करेंगे, डीएल के डायरेक्शन में फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में फिंगर्स रखेंगे। ये लीजिए फर्स्ट वेक्टर डीएल के डायरेक्शन में आपने फिंगर्स रख ली, और आर के डायरेक्शन में इसे घुमाएंगे। यहाँ मैं नहीं घुमा पाऊंगा, थोड़ा सा ऊपर बना रहा हूँ, यहाँ बना रहा हूँ, ये लीजिए इस तरीके से, ये हो गया आपका डीएल ए से बी, ठीक है, ये डीएल का डायरेक्शन हो गया, और ये
आर वेक्टर का डायरेक्शन हो गया पी पॉइंट से, तो डीएल के डायरेक्शन में फिंगर्स रखिए और आर के डायरेक्शन में पाम को घुमाइए, पाम को घुमाइए। अरे पाम ये थोड़ी है भैया, पाम तो ये है, पाम आगे की तरफ ऐसे घुमाना है, अपने पीछे, हाथ के पीछे वाले को आर की तरफ नहीं, हाथ के आगे वाले को आर की तरफ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप हाथ को ऐसे रखने की बजाय ऐसे रखिए कि फिंगर्स आपकी डीएल के डायरेक्शन में हो जाएं और आर इधर की तरफ है तो आर के डायरेक्शन में पाम को घुमाइए, पाम को घुमाइए। डीएल के डायरेक्शन में फिंगर्स, आर वेक्टर के डायरेक्शन में पाम को, ये लीजिए घुमाया। ऐसा करने पे थंब कहाँ जा रहा है, थंब कहाँ जा रहा है, थंब अंदर की तरफ जा रहा है, यानी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलरली इनवर्ट्स टू द प्लेन ऑफ पेपर हो जाएगा, परपेंडिकुलरली इनवर्ट्स टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। मैं तो बोर्ड लिखूंगा क्योंकि बोर्ड पे बनाया है, आप पेपर पे बनाओगे तो आप लिखोगे परपेंडिकुलरली इनवर्ट्स टू द प्लेन ऑफ पेपर। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ऐसे ही एक इधर और देख लो, अगर मान लें ये डीएल होती, करंट ऐसे जा रहा होता, ये डीएल लेंथ का ये डायरेक्शन होता और पॉइंट पी इधर की तरफ होता, आर वेक्टर, आर सॉरी क्या बना रहा हूँ, ये आर इधर की तरफ होता तो आप क्या करते, डीएल ऊपर की तरफ, आर इधर की तरफ, पाम ऐसे घुमाते। तो देखिए डीएल ऊपर, आर इधर, तो थंब बाहर की तरफ आ रहा है तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ हो जाती। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आई है, ये दिखाने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, यहाँ एक आप क्रॉस लगा दोगे। और इस पॉइंट पे बाहर की तरफ है, ये दिखाने के लिए इस पॉइंट पे आप एक डॉट लगा दोगे। तो डॉट से शो होता है आउटवर्ड, क्रॉस से शो होता है इनवर्ड्स। ये कहीं अपनी कॉपी में ऊपर लिख लो कि सर ने भैया ये बोला था कि ये इनवर्ड शो करना है तो क्रॉस से, आउटवर्ड शो करना है तो डॉट से। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो प्यारे? अभी एक बात रह गई कि सर जी ये के की यूनिट टेस्ला मीटर पर एम्पियर कहाँ से आई? तो चलो भैया ये भी जान लो, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की क्या यूनिट होती है पहले आपको ये पता होना चाहिए बच्चे। मैग्नेटिक फील्ड खुद, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की खुद यूनिट होती है क्या? टेस्ला। क्या? टेस्ला। ये भी किसी एक फिजिसिस्ट का नाम है जिसे कैपिटल टी से हम इस तरीके डिनोट करेंगे। ये कहाँ से आई ये चैप्टर में आगे पता चलेगा कि टेस्ला कहाँ से बनी, लेकिन हम पहले से ही मान ले रहे हैं अगर मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला यूनिट है तो भैया के की क्या यूनिट होगी वो हम निकालने जा रहे हैं। मतलब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की क्या यूनिट होगी, उसके लिए आप ये देखिए dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो गया आपका आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की यूनिट निकालने के लिए यहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिख के dB वैसे ही रहेगा, आर स्क्वायर ऊपर जाएगा और आई डी एल साइन थीटा नीचे आ जाना है। ये लीजिए नीचे आ गया, इन सब की यूनिट डाल दो, इसकी यूनिट आ जाएगी dB टेस्ला, डिस्टेंस का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, करंट की एम्पियर, डीएल लेंथ है मीटर, साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं होती, रेशियो होता है, मीटर से मीटर कट गया, ये लो ये आ गई टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर इसकी यूनिट होती है। आगे जाके आपको पता चलेगा कि प्यारे ये जो टेस्ला मीटर पर एम्पियर है इसमें टेस्ला, जैसे मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला है, टेस्ला की जगह इसकी यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर भी हो सकती है। क्या? वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर नहीं बोल रहा हूँ, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये कहाँ से आई ये भी आगे पता चलेगा। वेबर की स्पेलिंग होती है वेबर। कहाँ से आई आगे पता चलने वाला है। अगर हम यहाँ पे टेस्ला की जगह वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखें तो मीटर और पर एम्पियर तो ऐसे ही लिखा रहने, तो ये बन जाएगी आपकी वेबर पर मीटर पर एम्पियर। ठीक है प्यारे, तो ये भी यूनिट हो गई इसकी और ये भी यूनिट हो गई। पता है ये कहाँ काम में आएंगी? ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाएंगी, कई सारी यूनिट लिख के दे देंगे और कहेंगे बताओ इसमें से कौन सी यूनिट है कौन सी यूनिट नहीं है। तो आपको हर तरीके से पता होना चाहिए कि भैया ये भी हो सकती है, ये भी। अभी मैंने क्या नहीं बताया है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला कहाँ से आई ये नहीं बताया है, और दूसरा टेस्ला की जगह वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, ये कहाँ से आया ये नहीं बताया है, जो अभी आगे आपको आगे चैप्टर्स में पता चलेगा। ठीक है प्यारे, तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम आगे। ओके प्यारे, बात आई अभी बायो सेवर्ट लॉ से जो आपका फॉर्मूला आया है
इसके कुछ स्पेशल केसेस की बात कर लें। बिना स्पेशल केसेस के मज़े नहीं आते हैं, जब इतने बड़ा लॉ पढ़ते हैं तो स्पेशल केसेस डेरिवेशन के बाद तो बनती है। अच्छा, डेरिवेशन से बता दें, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा ये कहाँ से आया, ये बस फैक्टर्स उन्होंने बताया कि इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अपने एक्सपेरिमेंट्स करके तो जो उन्होंने ऑब्जर्व किया इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसके हिसाब से उन्होंने फॉर्मूला बना दिया। एज सच इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है। फिलहाल बात आई कि स्पेशल केस ये है प्यारे, आप ये देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड साइन थीटा पे डिपेंड कर रही है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। दो स्पेशल केसेस हमने यहाँ पे लेने हैं। फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड सेकेंड इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। का मतलब ये है प्यारे, सबसे पहले अगर हम 0 डिग्री ले लें, मतलब जैसे कि ये वायर है, मान लें ये इस तरीके से वायर है, ये वायर से इसका एंगल अगर हम देखें, वायर अगर इस तरीके से इस पॉइंट का अगर हम एंगल देखें तो ये बताइए ये जो छोटी सी लेंथ एलिमेंट बनेगी ये इस आर से कितना एंगल बना रही है, इस आर से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर थीटा की जगह हम 90 डाल दें तो dB बन जाएगा μ0 अपॉन 4 पाई IDL साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। बच्चे साइन 90 कितना होता है, साइन 91 होता है, जो साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। इसका मतलब अगर साइन थीटा की जगह 1 लिखेंगे तो साइन थीटा हट जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड की ये कैसी वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमम, क्योंकि थीटा पे डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड तब मैक्सिमम होगी जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, और साइन थीटा तब मैक्सिमम होगा जब थीटा 90 है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड उन पॉइंट्स पे मैक्सिमम होती है जो इस लेंथ से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं आर के साथ। जैसे ये वायर टेढ़ा है, इससे अगर हम एक लाइन इस तरीके से आर अगर हम ऐसे बना देते तो आप देखिए ये इससे 90 डिग्री पे होता, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होती। फिलहाल दूसरी बात कि 0 डिग्री है, अगर मान लें ये थीटा 0 है, थीटा 0 होने का मतलब पॉइंट यहाँ ना होके मान लो पॉइंट यहाँ होता तो ये आर ऐसे लेते तो थीटा और कम हो जाता। पॉइंट यहाँ होता अगर तो आर ऐसे लेते, थीटा और कम हो जाता। लो थीटा कम होता जा रहा है। थीटा की वैल्यू 0 कब होगी, जब ये पॉइंट बिल्कुल इस वायर की एक्सिस पर ही हो जाए, ये पॉइंट यहाँ आ जाए तो थीटा कम होते होते कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और साइन अगर थीटा 0 हो गया तो बेटा साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है, विच इंप्लाइज दैट मैग्नेटिक फील्ड भी कितनी हो जानी है, 0 हो जानी है। इसका मतलब ऐसा हर पॉइंट जो वायर की एक्सिस पर लाई कर रहा है, ऐसे हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होएगी। फिर से सुन लो, ऐसा हर पॉइंट जो मैग्नेटिक फील्ड की एक्सिस पे लाई कर रहा है उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। मतलब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इसकी एक्सिस पे जो होंगे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, 90 डिग्री वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी। ठीक है प्यारे, चलिए नोट करिए, फिर करते हैं आगे की बात। ओके प्यारे, बात आई कि पिछली जो यूनिट्स पढ़ी थी, यूनिट 1 हमने पढ़ी थी, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी, यहाँ पे पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड हैं। तो फील्ड्स ही ना दो, जब दोनों फील्ड्स हैं तो थोड़ा सा कंपैरिजन बनता है करने का कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी है और क्या पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस हैं। देखिए प्यारे, सबसे पहले हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड, तो वो बायो-सेवर्ट्स लॉ में पढ़ी जा रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्ब्स लॉ में पढ़ी जाती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला देखें तो छोटे से लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0 अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जबकि छोटा सा चार्ज ले रहे हैं अगर, तो उसकी वजह से जो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन आर स्क्वायर। वैसे q अपॉन आर स्क्वायर होता है, लेकिन छोटा सा चार्ज लेंगे तो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड के लिए यहाँ पे dq आएगा। तो ये तो फॉर्मूले हो गए प्यारे। फॉर्मूले से अगर आप पहले सिमिलैरिटी की बात करें तो सिमिलैरिटी साफ साफ दिख रही है कि ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, यानी बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, तो एक बात ये हो गई। दूसरी, बोथ आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस। ये नहीं है कि बस जैसे ये मैग्नेट है तो बस छोटा यहीं से यहीं तक लगेगी मैग्नेटिक फील्ड फिर खत्म हो जाएगी। ये लॉन्ग रेंज फोर्सेस होती हैं, लॉन्ग रेंज फील्ड्स होती हैं, काफ़ी दूर तक लगती हैं।
हालांकि दूर जाते 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 वीक होती जाती हैं, काफ़ी वीक होती जाती हैं, लेकिन फिर भी लॉन्ग रेंज होती हैं, काफ़ी दूर तक ये कुछ ना कुछ लगती रहती हैं। दूसरा, दोनों की दोनों ओबे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये दोनों पे ही एप्लीकेबल होता है। जैसे एक पॉइंट पे बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में भी होगा, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। नेट मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा था कैसे, मैग्नेटिक फील्ड में देखेंगे जब आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे। फिलहाल ये 3 इसके पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटीज़ हैं। डिफरेंसेस भी हैं बेटा। डिफरेंसेस साफ साफ आप देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है इसका सोर्स कौन होता है? इसका सोर्स होता है चार्ज सोर्स होता है, जो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। यानी इसका जो सोर्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी है चार्ज, जबकि मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है वो करंट एलिमेंट है। एक ऐसा वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसकी छोटी सी लेंथ ले लें dl, तो ये dl खुद हम एक वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं, तो इसका जो करंट सोर्स है, करंट एलिमेंट है, ये idl, ये खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका सोर्स वेक्टर क्वांटिटी है जबकि उसका सोर्स स्केलर क्वांटिटी है। तो क्या डिफरेंस है? पहला ये कि ये जो सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कौन है? वो है आपका dq जो स्केलर क्वांटिटी है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड का कौन है? करंट एलिमेंट है सोर्स, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है प्यारे। दूसरा, डायरेक्शन की बात कर लें बच्चे। जैसे कोई भी एक चार्ज है, इस चार्ज की वजह से किसी भी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालते हो r डिस्टेंस पे, तो उस पर प्लस चार्ज रख के देखते हो, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इसके अवे आती है, या अगर माइनस चार्ज है तो टूवर्ड्स आएगी। यानी उसी लाइन में आएगी जिस लाइन में r है, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अवे या टूवर्ड्स। माइनस है तो माइनस में क्या हो जाएगा? इस पॉइंट पे प्लस रख के देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगी, लेकिन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस ही होगी। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं बेटा, अगर एक वायर इस तरीके से है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इस पॉइंट पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो देखिए अभी मैंने बताया था ये dl हो गया, ये r हो गया। dl क्रॉस r से राइट हैंड पाम रूल से अगर देखें तो dl की तरफ उंगलियां, r के डायरेक्शन में पाम, तो अंदर की तरफ आ रही है, यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर आ रही है। dl और r दोनों के ही परपेंडिकुलर आती है, जबकि इस केस में r के अलोंग, इस केस में r के परपेंडिकुलर आती है। ये डिफरेंस है डायरेक्शन में। और तीसरा, डिपेंडेंस ऑन साइन थीटा। साफ साफ इसमें एक फैक्टर साइन थीटा भी लगता है, यानी जो r डिस्टेंस है वो कितना एंगल बना रहा है वायर से, वो उसके एंगल पे डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड, जबकि ऐसा कोई भी डिपेंडेंस एंगल का नहीं आता है अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। ठीक है प्यारे, तो ये नोट कर लीजिए। अभी बात आई, ये डिफरेंसेस तो हो गए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे एप्सिलॉन नॉट आता है, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड में म्यू नॉट आता है। तो ये एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट में एक रिलेशन होती है प्यारे, वो रिलेशन हमने फाइंड करनी है। रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। एक बार नाम लिख लो, एप्सिलॉन नॉट से क्या होता था? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम की परमिटिविटी, जबकि म्यू नॉट का मतलब होता है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। दोनों अलग अलग चीजें हैं। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये एप्सिलॉन नॉट हमें बताती है कि उस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ज़्यादा लगेगी, और ये चीज़ बताती है कि उस मीडियम में वायर में करंट फ्लो करने पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी ज़्यादा होगी। यहाँ से आप देखिए, अगर एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² होता है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इन idl साइन थीटा अपॉन r² होता है। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू है, जबकि यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन है। आपको मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? याद करिए, यूनिट 1 में पढ़े थे, आपको मालूम होगी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जबकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू आई है
10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। एक तो ये बता दूं, कई बार ना आपको म्यू नॉट की ज़रूरत पड़ेगी, म्यू नॉट की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, तो जहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू निकालने की ज़रूरत पड़े तो इसे आप 4 पाई को इधर ले जाना, तो म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, फिलहाल चलो वापस आ जाओ। अगर इन दो इक्वेशंस को हम डिवाइड कर दें 1 डिवाइडेड बाई 2 तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 अपॉन 10⁻⁻7। बच्चे यहाँ 4 पाई से 4 पाई कट गया, एप्सिलॉन नॉट नीचे आने की वजह से ये बन जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ये ऊपर जाने की वजह से बन जाएगा 9 इंटू 10⁻16। बोले सर यहाँ सी क्या है? सी तो बताया ही नहीं आपने। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और सी में जो रिलेशन निकालनी है, सी से क्या डिनोट होता है प्यारे? स्पीड ऑफ लाइट डिनोट होती है, जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको मालूम है, जरा इस वैल्यू को देखना, 9 इंटू 10⁻16। अरे ये 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर नहीं है, लो ये तो 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर है। तो ये जो 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट लिखा है इज इक्वल टू हम सी का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं। तो प्यारे ये सी यहाँ स्क्वायर में है, इधर आके अंडर रूट हो जाएगा, तो ये आपकी रिलेशन बन गई कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में ये रिलेशन होती है कि 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सी। ठीक है प्यारे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर में आपकी डेरिवेशन भी आ सकती है इसकी, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। बात आ रही है अब 1-2 न्यूमेरिकल्स, जल्दी से इसके हम देखेंगे प्यारे। सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं क्योंकि लॉ कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ बोल रहा है dB इज इक्वल टू μ0/4 पाई IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं। क्या हैं देखिए, कह रहे हैं अब बीच में एक क्विज क्वेश्चन आएगा, आने वाला है जो आपको आंसर करना है। अ वायर प्लेस अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कैरीज अ करंट ऑफ 8 एम्पियर। प्यारे लो, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन तो बना लो पहले ऐसे क्वेश्चन में। ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। कह रहे हैं एक वायर है इस प्लेस अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ऐसे रखा है। ये लीजिए वायर हमने रख दिया नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। कैरीज अ करंट 8 एम्पियर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। साउथ से नॉर्थ की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, I इज इक्वल टू 8 एम्पियर। ठीक है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर। ये पूरे वायर की जगह 1 सेंटीमीटर पीस लेना है। ये लीजिए A से B हमने पीस ले लिया 1 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका DL हो गया। ठीक है, ओके। एट अ पॉइंट 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम दिस पीस। इस पीस से 200 सेंटीमीटर दूर, 200 सेंटीमीटर दूर कहाँ? इधर की तरफ नहीं, किस डायरेक्शन में? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल बीचों बीच होता है इस तरीके से 45 डिग्री पे। तो यहाँ से इस तरीके से 45 डिग्री पे इस पॉइंट P पे जो कि 200 सेंटीमीटर पे है, इस पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। बहुत ही सिंपल प्यारे, ये DL हो गया, ये क्या चीज़ हो गई? R हो गई। सारी SI यूनिट में कन्वर्ट कर लो। DL 1/100 सेंटीमीटर को मीटर में कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया 0.01 मीटर। R 200 सेंटीमीटर की जगह 2 मीटर लिख लेंगे। तो छोटे से लेंथ एलिमेंट की वजह से छोटी सी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी μ0/4 पाई IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। जल्दी से वैल्यू डाल दो, 10⁻⁻7। I की जगह कितना है? I 8 और DL कितना है? 1/100 0.01। साइन थीटा साइन 45 साइन अपॉन r स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। साइन 45 की वैल्यू डालोगे कितनी? 1/√2। इसे कैलकुलेट करोगे, आंसर विल कम आउट टू बी 1.4 इंटू 10⁻⁹ टेस्ला। इसको चेक करिएगा, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड
हो जाएगी। ठीक है प्यारे, बात आई थी मैग्नेटिक फील्ड निकालने की, तो मैग्नेटिक फील्ड चूंकि एक स्केलर क्वांटिटी नहीं वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन नहीं बताओगे क्या? बताओगे कि नहीं बताओगे? बताओगे। तो डायरेक्शन बताने के लिए डीएल क्रॉस आर करोगे, डीएल क्रॉस आर। डीएल इस डायरेक्शन में है, आर उधर की तरफ है, तो डीएल के डायरेक्शन में उंगलियां, आर के डायरेक्शन में पाम, तो थंब जा रहा है अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो जाएगी। लेकिन इस केस में परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स ना लिख के प्यारे क्या लिखोगे? ये नॉर्थ है, ये साउथ है। जब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के टर्म्स में आंसर लिखना हो तो कोई चीज अंदर या बाहर होती है, तो अंदर बाहर ना लिखने की बजाय अपवर्ड डाउनवर्ड लिखते हैं। काय को? इसलिए क्योंकि कॉपी पे जब आप बना रहे हो तो नॉर्थ आगे है, साउथ पीछे है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। अब ऐसे डायरेक्शन आपका थंब नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ आप डाउनवर्ड लिखोगे, ना कि परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स। नीचे ऊपर, नीचे डाउनवर्ड, ऊपर अपवर्ड। तो यहाँ पे लिख दोगे क्या? परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड्स। ठीक है, जमीन में नीचे की तरफ इसका डायरेक्शन होगा। ठीक है प्यारे, चलिए इसको कर लीजिए, सिंपल सा है। जल्दी से आ जाइए अपने अगले क्वेश्चन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है प्यारे, इसे ध्यान से करिए। है इजी सा बट फिर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन सेम वैल्यूज के साथ एग्जाम्स में आते हैं प्यारे। अभी जो हम कर रहे हैं वो बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, आगे हम थोड़े एडवांस क्वेश्चंस करेंगे जो आपको कंपटीशन में भी बहुत ही अच्छी तरीके से हेल्प करने वाले हैं। फिलहाल बोल रहे हैं लेंथ एलिमेंट डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप। अरे इसका क्या मतलब है? वेक्टर का साइन लगा के इनने यहाँ आई कैप लिख दिया। आई कैप का क्या मतलब है? आई कैप एक यूनिट वेक्टर होता है, किस डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस के अलोंग। बेटा अगर आपने वेक्टर्स नहीं पढ़ा है, वेक्टर्स पीछा नहीं छोड़ेंगे। वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 11th क्लास में पढ़ाया गया था। अगर वेक्टर्स आप पढ़ना चाहते हैं, वेक्टर्स के कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक गिवन है, या फिर हमारे चैनल पे जाके आप वो लेक्चर्स जरूर अटेंड करिए अगर आपके वेक्टर चैप्टर क्लियर नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर फुल फिजिक्स। अच्छा ठीक है, तो डेल्टा एल आई कैप दे रखा है, इसका मतलब ये है सिंपल, ये बच्चे वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई डैश, ये वाई और ये वाई डैश। डेल्टा एक्स आई कैप का मतलब जो लेंथ है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, वायर जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है। ये लीजिए वायर हम रख देते हैं, ये वायर हमने रख दिया अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, ऐसे रख दिया जिसकी ये, ठीक है। एट द ओरिजन, ओरिजन पे रखा है इसलिए मैंने बिल्कुल बीचों बीच रखा, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर का, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस 0.5 मीटर। वाई एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे? 0.5 मीटर पे। ये वाई एक्सिस है, इससे 0.5 मीटर पे, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है 0.5 मीटर डिस्टेंस पे, ठीक है। डेल्टा एक्स दे रखा है आपको, डेल्टा एक्स दे रखा है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब 0.01 मीटर, यानी ये इसकी लेंथ दे रखी है, लेंथ दे रखी है भैया, लेंथ कितनी है? 0.01 मीटर, ठीक है। सिंपल है भैया, इसमें क्या करना है? अरे छोटे से वायर की वजह से छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। प्यारे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है 10 टू द पावर -7। आई दे रखा है आपको 10 एम्पियर, छोटी सी लेंथ दे रखी है आपको, छोटी सी लेंथ है 0.01, और साइन थीटा की बात करें तो लेंथ और आर के बीच, एल और आर के बीच ये एंगल इस समय हो गया है 90 डिग्री। साइन 90 आपका 1 होता है, ये यहाँ से हट जाएगा, और डिस्टेंस आप साफ दे रखा है कितना? 0.5 का स्क्वायर। इसे कैलकुलेट करके आंसर निकाल लीजिए। 4 × 10 टू द पावर -8 टेस्ला, इसका टेस्ला इसकी यूनिट होती है, यूनिट लगाना मत भूलना, ये इसका आंसर। लेकिन भैया फिर भूल गए डायरेक्शन कौन लिखेगा? मैग्नीट्यूड के साथ आधा नंबर कट जाना है अगर डायरेक्शन नहीं लिखा। तो प्यारे डायरेक्शन लिखोगे आप, डायरेक्शन क्या होगा? करंट कहाँ जा रहा था? करंट जा रहा था आपका एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा था, तो करंट ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए डीएल क्रॉस आर करोगे। डीएल क्रॉस आर, डीएल इस डायरेक्शन में है, आर ऊपर की तरफ है, डीएल इस डायरेक्शन में है, आर ऊपर की तरफ है, तो डीएल के डायरेक्शन में फिंगर्स
आर के डायरेक्शन में पाम, डीएल के डायरेक्शन में फिंगर्स, आर के डायरेक्शन में पाम, थंब कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ। और बाहर कौन सी एक्सिस है, अगर ये प्लस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो बाहर की तरफ पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा पॉजिटिव जेड एक्सिस। और यही अगर अंदर की तरफ आ रहा होता थंब तो लिख देते नेगेटिव जेड एक्सिस। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ये जैसे डायरेक्शन में राइट हैंड पाम रूल से बता रहा हूं प्यारे, राइट हैंड पाम रूल के अलावा भी कुछ बहुत इजी रूल्स हैं, जैसे मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल है और कॉर्क स्क्रू रूल है, उससे भी निकाल में आपको समझाने वाले हैं। फिलहाल अभी के लिए आपको बात आ रही है किस चीज़ की, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, जो हम अगले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बायो सेवर्ट्स लॉ से, क्या फॉर्मूला है वो पढ़ लिया, उसकी हेल्प से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है अलग अलग शेप्स की वजह से। कौन कौन सी शेप, जैसे स्ट्रेट वायर की वजह से, सर्कुलर वायर की वजह से। स्ट्रेट वायर की वजह से निकालेंगे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, सर्कुलर लूप की वजह से, सोलेनॉइड की वजह से, और नया सुन लो टोरॉइडल सोलेनॉइड जिसे हम टोरॉइड भी कहते हैं, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले। आपने ये सोलेनॉइड वगैरह देखी होगी, मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनती है वो देखी होगी, स्ट्रेट वायर की वजह से, सर्कुलर की वजह से 10th में पढ़िए, लेकिन उसके पैटर्न के साथ साथ हम उसके फॉर्मूले भी आगे लेक्चर्स में सॉल्व करने वाले हैं। फिलहाल प्यारे आज के लिए आपका क्विज का क्वेश्चन एक आ रहा है, बहुत ही अच्छा, आपको ढूंढना पड़ेगा इसका आंसर। इसका आंसर ढूंढ के आपको जल्दी से जल्दी मुझे आंसर करना है बाय टाइपिंग द आंसर इन द कमेंट बॉक्स एंड लेट्स सी कौन कौन बच्चे इसका आंसर सही तरीके से खोज पाते हैं। कोई न्यूमेरिकल आंसर नहीं है, सिंपल सा एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है। बच्चे आपने क्वेश्चन के देखा कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाज फर्स्ट नोटिस्ड बाय, बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म बनता है, जब करंट फ्लो होता है तो उससे मैग्नेटिज्म भी बनता है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में एक रिलेशन होती है। ये सबसे पहले किसने नोटिस किया था ये आपको बताना है। जी नहीं, आंसर वो नहीं है जो इस लेक्चर में बताया गया है, उसकी गहराई कुछ और है, सच्चाई कुछ और है। सबसे पहले लेक्चर में जो मैंने बताया था वो है जो बुक्स में लिखा होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म बनता है। ये सबसे पहले किसी और इंसान ने बताया था, जिसका आर्टिकल पब्लिश भी हुआ था 1820 से काफ़ी पहले न्यूज़पेपर में, बट उसके आर्टिकल को ओवरलुक कर दिया गया, उसकी थ्योरी को कहीं भी सुना नहीं गया, पढ़ा नहीं गया। फिर उसके बाद 1820 में जो मैंने बताया उसने किया, लेकिन उससे पहले किसने किया था वो आपको बताना है। ठीक है प्यारे, चलिए फिलहाल ये आपका क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वो फर्स्ट नोटिस बाय। आज के लिए इतना, मिलेंगे अगले लेक्चर में प्यारे। थोड़ा सा लेक्चर लंबा था, इंट्रोडक्शन था, बहुत डिटेलिंग करनी थी। आगे बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स आने वाले हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले हैं। इसको रिवाइज करिए, जितना भी मैंने पढ़ाया मेहनत करिए प्यारे। मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द बेस्ट।